students, today we are going to discuss about the poem My Mother at 66 composed by Kamla Das. तो कमला दास द्वारा रचित जो मेरी माँ जिनकी उम्र 66 वर्ष है उसके बारे में हम उसके थीम के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द पोएम हाईलाइट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। ये जो कविता है ये मानवीय विडंबना के ऊपर जो प्रकाश डालती है। द पोएट कमला दास एक्सप्लोर द पेन एंड एगोनी ऑफ हर एज मदर। और कमला दास जो है वो इस कविता के माध्यम से अपनी जो बूढ़ी माँ है उनकी मानसिक व्यथा और उनके दर्द को जो है प्रदर्शित करती है। She is forced by circumstances to leave her sick mother alone। और परिस्थितिवश उन्हें अपनी माँ को अपनी बूढ़ी माँ को अकेले छोड़कर जाना पड़ता है। Though she is deeply pained at the moment, लेकिन जब वो अपनी माँ से मतलब माँ को छोड़कर जाने वाली होती हैं उस समय उनको जो है आंतरिक रूप से बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है। तो दिस इज द आर्मी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और वास्तविकता में मानवीय संबंध की ये बहुत बड़ी विडंबना है। ये इस पे बहुत बड़ा जो है आर्मी मतलब एक प्रकार का तिरस्कार है। द पोएम आल्सो ब्रिंग्स टू लाइट द फैक्ट। और ये जो कविता है ये इस बात में प्रकाश डालती है दैट एजिंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस कि जो बुढ़ापा है वो एक आवश्यक प्रक्रिया है, यानी वो सभी को आना ही आना है। नो वन कैन एस्केप एजिंग। दुनिया का कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे से नहीं बच सकता है, डिके क्षय से नहीं बच सकता, यानी उसको नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। एंड अल्टीमेट डेथ, और अंत में जो है उसे जो है मरना ही होता है, मृत्यु आती है। तो ये कमला दास द्वारा रचित जो माय मदर एट 66 है ये उसकी थीम है। इट क्लियर। लेट अस know about the summary of the lesson. My Mother at 66. This is composed by the Kamla Das. The first point is the poet is traveling back in a car from the parents' place to Cochin. कोचीन जो है जो कवयित्री है यानी जो पोएटेस है वो अपने माँ बाप के घर से वापस कोचीन लौट रही थी। किसमें लौट रही थी? कार में। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है द ओल्ड मदर आल्सो accompanying to her see her out at the airport. उसकी जो माँ थी वो कवयित्री को भेजने कहाँ आ रही थी? एयरपोर्ट तक आ रही थी साथ में। तीसरा पॉइंट है द पोएट नोटिसेड दैट शी वाज डोजिंग विद हर माउथ ओपन। तो जब उसकी माँ कवयित्री के बगल में या पोएटेस के बगल में बैठी थी तो उसका मुंह जो है वो खुला हुआ था और वो सो रही थी। हर फेस हैज ए डल कलरलेस अपीयरेंस एंड रिमाइंड्स हर ऑफ ए कॉर्प्स। और जब कवयित्री यानी पोएटेस अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो उसे उसके जो मतलब बिल्कुल उसके शरीर बिल्कुल नीरस लगती है, डल लगती है, उसमें कोई रंग नहीं था और अपीयरेंस जो होती है वो जैसे डेड बॉडी की तरह होती है। कॉस। नेक्स्ट पॉइंट है हार्ट इज वेरी पॉइंटफुल। जब वो सोचती है कि मेरी माँ मर चुकी है तो वो यही ठाट यही विचार उसको बहुत ज्यादा जो कष्ट देता है ना। रियलाइजेस शी इज नाउ एन ओल्ड वुमन। और उसको इस बात की एहसास कराता है कि वो एक बूढ़ी औरत हो चुकी है एंड कुड बी नियरिंग डेथ और वो मृत्यु की तरफ बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है टर्न टू लुक एट द रेसिंग ग्रीन ट्रीज आउटसाइड। जब वो जो है तेजी से दौड़ते हुए हरे पेड़ों को बाहर की ओर देखती है शी इज हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स। और जब वो देखती है कि अपने घर से जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक बाहर आ रहे हैं, ठीक ना। ये ए वेलकम चेंज, ये उसके लिए बहुत ही स्वागत योग्य जो है परिवर्तन होता है फ्रॉम ग्लूमी थॉट दैट ग्रिप हर। उन विचारों से निजात पाने के जिसने उस उदास करने वाले थाट जो उसे अपने में जकड़े हुए थे उससे जो है वो निकल आती है जब वो इन सारी चीजों को देखती है। रीचेस द एयरपोर्ट आफ्टर द सिक्योरिटी चेक लुक एट द मदर अगेन। और जब सिक्योरिटी चेक एयरपोर्ट में पूरा हो जाता है तो दोबारा वो अपने माँ के चेहरे को देखती है। सी इज द पेल एंड एजिंग फेस। तो फिर वो देखती है कि उसका जो माँ है उसका जो चेहरा है उसमें किसी प्रकार का कोई आकर्षण नहीं है, यानी पीला पड़ा हुआ है और बूढ़ा का चेहरा है। और इससे उसे जाड़े के चंद्रमा की याद आती है
मून विद ऑल द विटालिटी एंड ब्राइटनेस गॉन। और इस समय जो चंद्रमा रहता है वो पूर्ण रूप से उसकी जो सजीवता है वो गायब हो जाती है और साथ ही साथ उसकी चमक भी गायब हो जाती है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, फील स्ट्रेन एट द बीइंग रिमाइंडेड ऑफ ए चाइल्डहुड फियर। बचपन का जो डर था वो उसे जैसे ही याद आता है उसे बहुत ज्यादा पीड़ा महसूस होती है। ठीक है, उसका मन जो बिल्कुल दुखी हो जाता है। किसका? पोएटिस का, कमला दास का। उसमें उसको हमेशा बचपन से जो डर था, यानी स्केर्ड ऑफ, वो जो डर था वो बचपन का डर था लूजिंग हर मदर वन डे, कि वो किसी ना किसी से अपनी मां को खो देगी। नेक्स्ट है, does not want to show her agony and fear to her mother now। लेकिन इन सबके बावजूद वो अपनी मां के सामने अपने डर को और अपनी मानसिक व्यथा को, यानी मेंटल डिस्टरबेंस, इसको कहते हैं एगोनी, उसको प्रदर्शित नहीं करना चाहती। नेक्स्ट है, टेल्स हर, वो अपनी मां को बताती है that she would see her soon, कि वो शीघ्र ही उससे मिलेगी। ठीक है, जब वो कोचिंग से वापस आएगी। एंड बिड्स हर गुड बाय, और उसे जाने का वो बाय बाय करती है। ए ब्राइट स्माइल, और बहुत ही जो है सुंदर मुस्कान अपनी मां को देती है ऑन हर फेस, अपने चेहरे पर। स्टार्ट। लेट अस डिस्कस अबाउट द लिटरेसी डिवाइस यूज्ड, यानी इसमें कौन कौन सी साहित्यिक युक्तियां यूज हुई है इस कविता में, आइए जानते हैं। तो पहली युक्ति सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा। A simile is the comparison between two different objects by using the word like and as। तो like और as का प्रयोग करके हम दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, के बीच में जो है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमारे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करते हैं तो उस समय हम like शब्द का प्रयोग करते हैं, as का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इस कविता में जो लाइन है, हर फेस ऐसे लाइक, उनका जो चेहरा था वो कैसे था, राख जैसा। तो किससे दो अलग, राख अलग है और जो कवित्री की मदर है वो अलग है। तो दो एक जो है डिफरेंट बिल्कुल ऑब्जेक्ट से उनके बीच में तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने लाइक का इस्तेमाल किया है और फिर यहाँ इसका प्रयोग कर दिया। तो ये जो है सिमिली में हुआ। सेकंड वन क्या है, रिपीटिशन। रिपीटिशन का प्रयोग हुआ कि सिमिली है स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये एग्जांपल इसका, यहाँ कोई एक शब्द हो सकता है, कोई फ्रेज हो सकता है, कोई लाइन हो सकता है, या कभी कभी पूरा का पूरा स्टैंजा जो है वो बार बार मतलब उसकी पुनरावृत्ति कर दिया, रिपीट कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि उससे एक बहुत ही जो है संगीत में प्रभाव उत्पन्न हो, या किसी पॉइंट को अटैक करने के लिए उसको महत्व डालने के लिए हम रिपीटेशन का इस्तेमाल करते हैं। या कभी कभी क्या करते हैं कि एक पीस की जो यूनिटी है उसको प्रदर्शित करने के लिए रिपीटेशन का यूज करते हैं, जैसे स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। तो ये जो रिपीटेशन है, इट इज ए टाइप ऑफ फेक सिमिली, इट इज ए टाइप ऑफ फेक सिमिली। देखिए अब पर्सनिफिकेशन इसमें है कि जब एक इनएनिमेट थिंग, यानी जो जीवित चीज ना हो या कोई ऐसी वस्तु जिसको हम जो है व्यक्ति मान लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन। एग्जांपल, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यंग ट्री, टू ट्रीज को हमने क्या मान लिया, युवक मान लिया। नेक्स्ट है मेटाफोर। मेटाफोर इज एन इंप्लाइड सिमिली, मतलब ये एक सिमिली जैसा ही होता है, इसमें लाइक और एस का प्रयोग नहीं होता। जैसे यहाँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी बहुत ही प्रसन्न बच्चे। तो प्रसन्न बच्चे एक प्रकार का क्या हो गया, मेटाफोर है। नेक्स्ट, इमेजेस एंड सिंबल्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं और इनको इस तरीके से बनाया जाता है कि उससे एक पूरे सीन की एक दृश्य हमें या इमेज हमें स्पष्ट हो जाती है। जैसे डोज, अब किसी के सामने आप डोज करते हो, इसका मतलब वो ऊँग रहा है, तो ऊँग रहा है तो माइंड में आपके पिक्चर बन जाती है। ओपन माउथ है, मुंह खुला हुआ है, ये भी पिक्चराइजेशन जैसा पढ़ रहे हैं। मेरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट, ये जो मतलब बहुत ही प्रसन्नचित जो बच्चे हैं वो अपने घर से जब बाहर आते हैं, या स्प्रिंटिंग टेज, ये इस बात को सिंबलाइज करता है, उसमें विटैलिटी को दिखाता है, लाइफ को दिखाता है, ठीक है ना, और सजीवता को दिखाता है। दूसरी तरफ लेट विंटर्स मून्स, ये सिंबलाइजेस, क्या चीज सिंबलाइज करता है, ये जो है नीरसता को दर्शाता है और लगभग मृत्यु को दर्शाता है। एक तो ये जो लेट विंटर्स मून्स है, ये डेथ को प्रदर्शित करता है,
और लैक ऑफ एनर्जी को पनिश करता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दिस पोएम, दैट दिस इज a type of poem in which only one thought is running from beginning to the end.